Welcome to Bamboo Yatra. This video is part of NISM series 5A exam. इस वीडियो में है 21 MCQs फ्रॉम चैप्टर 7. म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जाम का ये चैप्टर है. नेट एसेट वैल्यू, टोटल एक्सपेंस रेशियो एंड प्राइसिंग ऑफ यूनिट्स. Already I have uploaded video of MCQs from chapter 1 to chapter 6 in this playlist. The link is provided in the description box. Now link is appearing on the screen. तो अभी स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज फ्रॉम चैप्टर 7. क्वेश्चन नंबर 1. In order to ensure fair treatment to all mutual fund investors, which amongst the following has laid down 10 fair valuation principles for all the mutual fund schemes investment? सभी म्यूचुअल फंड्स के लिए 10 फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स निर्धारित किया गया है. ये किया गया है इन्वेस्टर्स के साथ फेयर ट्रीटमेंट सुनिश्चित करने के लिए. इनमें से कौन ये प्रिंसिपल्स निर्धारित किए हैं? सभी इन्वेस्टर्स के साथ फेयर ट्रीटमेंट सुनिश्चित करने के लिए सेबी, जो इंडिया में सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट के नियामक है, 10 फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स निर्धारित किए हैं. ये प्रिंसिपल्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है सभी एग्जिस्टिंग एंड न्यू इन्वेस्टर्स के लिए फेयर ट्रीटमेंट सुनिश्चित करना जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदने या बेचने चाहते हैं. एंड इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एएमसीज टू एंश्योर फेयर वैल्यूएशन. तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, सेबी. क्वेश्चन नंबर 2. द फेयर वैल्यूएशन पॉलिसी approved by the board of the AMCs shall be disclosed in the agreement made between AMCs and mutual fund distributors. Identify the correctness of this statement. फेयर वैल्यूएशन सुनिश्चित करना एएमसी की जिम्मेदारी है. एएमसी बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड फेयर वैल्यूएशन पॉलिसी डिस्क्लोज किया जाता है एएमसी और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच जो एग्रीमेंट बनता है उसी में. यह स्टेटमेंट सही है या गलत? ये डिस्क्लोज किया जाता है एसएआई यानी स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में और एएमसी की वेबसाइट पर और इन एनी अदर डॉक्यूमेंट व्हिच इज प्रेस्क्राइब्ड बाय सेबी. वैल्यूएशन पॉलिसी के अनुसार हर सिक्योरिटीज और एसेट की वैल्यूएशन किया जाता है जहां म्यूचुअल फंड स्कीम्स इन्वेस्ट करती है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फॉल्स. Question number 3. When a security is not traded on any stock exchange for a period of 30 days prior to the valuation date, the scrip is treated as a non-traded scrip. How the scrip is valued? जब वैल्यूएशन डेट के पहले 30 डेज तक कोई सिक्योरिटीज के ट्रेडिंग कोई भी एक्सचेंज में नहीं होता है तो उसको नॉन ट्रेडेड स्क्रिप के रूप में माना जाता है. इसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है? बोर्ड ऑफ एएमसी द्वारा अप्रूव किए गए प्रिंसिपल के अनुसार नॉन ट्रेडेड स्क्रिप्ट शैल बी वैल्यूड इन गुड फेथ. ये वैल्यूएशन प्रोसीडियर समय समय पर ट्रस्टी द्वारा रिव्यू की जाती है. तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, वैल्यूड इन गुड फेथ. क्वेश्चन नंबर 4. The gold held by a gold exchange traded fund scheme shall be valued at the AM fixing price of dash association. गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के गोल्ड का वैल्यूएशन किस एसोसिएशन के एम फिक्सिंग प्राइस पर किया जाता है? गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड द्वारा रखे गए गोल्ड का वैल्यूएशन एलबीए में यानी लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन के एम फिक्सिंग प्राइस पर किया जाता है.
इसमें प्योरिटी ऑफ गोल्ड शैल बी 99.5%। गोल्ड की प्राइसिंग LBMA द्वारा सुबह 10:30 AM और इवनिंग में 3 PM की जाती है। AM फिक्सिंग प्राइस मतलब प्राइस एट 10:30 AM। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, LBMA, लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन। Question number 5. In a portfolio, value of stocks rupees 230 crore, value of money market instruments rupees 5 crore, dividend accrued but not received rupees 2.39 crore, amount payable on purchase of shares rupees 7.5 crore, amount receivable on sale of shares rupees 2.34 crore, fees payable rupees 0.41 crore, number of outstanding units 2.65 crore, calculate the NAV। तो इसमें NAV कैलकुलेशन करना है। तो NAV इक्वल्स एसेट प्लस अर्निंग्स माइनस लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। तो इसमें एसेट क्या क्या है? वैल्यू ऑफ स्टॉक 235 करोड़ एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स 5 करोड़। अर्निंग्स क्या क्या है? डिविडेंड एक्रूड इक्वल्स 2.39 करोड़, अमाउंट रिसीवेबल ऑन सेल ऑफ शेयर 2.34 करोड़। कोई रिसीवेबल पेमेंट या एक्सपेंसेस एक्रूड मीन्स द पेमेंट और एक्सपेंसेस इज कन्फर्म्ड, रियलाइजेशन ऑफ सेम इज ए मैटर ऑफ टाइम। इसमें लायबिलिटीज क्या क्या है? अमाउंट पेएबल ऑन परचेज ऑफ शेयर इक्वल 7.5 करोड़, फीस पेएबल 0.41 करोड़ एंड नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स इक्वल टू 2.65 करोड़। तो कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे? फर्स्ट अर्निंग प्लस एसेट, देन इससे माइनस करेंगे जो लायबिलिटीज है, मतलब 7.5 करोड़ एंड 0.41 करोड़, उसको डिवाइड करेंगे हम लोग 2.65 करोड़ जो है आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो इसमें कैलकुलेशन करने के बाद आ रहा है 87.48। तो यही है NAV। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, रुपीज 87.48। Question number 6. Investors have bought 20 crore units of a MF scheme at rupees 10 each. The scheme mobilized 20 crore units into rupees 10 per unit equals rupees 200 crore. Rupees 140 crore is invested in equities. Rupees 60 crore invested in bank deposits. Interest and dividend receivable accrued but not yet received rupees 8 crore. Scheme expenses payable accrued but not yet paid rupees 4 crore. Calculate the scheme's NAV per unit। So वही सेम प्रिंसिपल, NAV इक्वल्स एसेट प्लस अर्निंग्स माइनस लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। तो इसमें एसेट क्या क्या है? वैल्यू ऑफ इक्विटीज 140 करोड़, बैंक डिपॉजिट 60 करोड़, ये है एसेट। अर्निंग्स क्या है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड 8.0 करोड़ और लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटीज है 4.0 करोड़ और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स 20 करोड़। तो कैलकुलेशन क्या होगा? 140 प्लस 60 प्लस 8, ये है एसेट प्लस अर्निंग्स माइनस 4.0 एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, तो ये 20। तो इसमें आंसर आ रहा है रुपीज 10.20। तो यही है NAV। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, रुपीज 10.20।
Question number 7. The process of valuing each security in the investment portfolio of the scheme at its current market value is called dash. एक पोर्टफोलियो में हर सिक्योरिटीज के वैल्यूएशन की प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक पोर्टफोलियो में हर सिक्योरिटीज के वैल्यूएशन की प्रोसेस को मार्क टू मार्केट कहा जाता है। ये एक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा फंड मैनेजर फंड होल्डिंग का मार्केट वैल्यू निर्धारित कर सकता है। किसी भी स्कीम्स के नेट कैलकुलेशन मार्क टू मार्केट के आधार पर की जाती है। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मार्क टू मार्केट। क्वेश्चन नंबर 8. AMC charges investment and advisory fees to the scheme. In addition to the investment and advisory fee, which of the following expenses can be charged by the AMC? AMC स्कीम से इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी फीस चार्ज करते हैं। इन्वेस्टमेंट और एडवाइजरी फीस के अलावा इनमें से और कौन सा फीस AMC चार्ज कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट और एडवाइजरी फीस के अलावा ये है कुछ एक्सपेंसेस जो AMC चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ब्रोकरेज एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स, registered services for transfer of units sold or redeemed, fees and expenses of trustees, audit fees, custodian fees, costs related to investors communication, fund transfer, costs for account statement, redemption, checks, insurance premium paid by the fund, winding up costs for terminating a fund or a scheme, costs of statutory advertisements, listing fees on a recognized stock exchange. बट ये है कुछ एक्सपेंसेस जो AMC चार्ज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि पेनल्टीज एंड फाइन्स फॉर इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉज, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट्स टू द यूनिट होल्डर्स, फंड अकाउंटिंग फीस, एक्सपेंसेस ऑन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सपेंसेस ऑन कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 and 3, मतलब ब्रोकरेज एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द फंड, यही दोनों फीस AMC चार्ज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9. द टोटल एक्सपेंस रेशियो TER इंक्लूडिंग द इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी फीस ऑफ द स्कीम of an index fund or exchange traded fund shall not exceed -% of the daily net assets. इंडेक्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की स्कीम के इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी फीस सहित टोटल डेली नेट एसेट की कितने परसेंट से अधिक नहीं होना चाहिए? इंडेक्स एंड ETF फंड की टोटल TER इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी फीस 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1.0%। तो इसके साथ हम लोग देख लेते हैं फंड ऑफ फंड की जो TER होता है वो भी। तो जो फंड ऑफ फंड इन्वेस्टिंग इन लिक्विड एंड इंडेक्स फंड स्कीम्स, द TER shall not exceed 1.0%. and investing minimum 65% of AUM in equity oriented scheme, the TER shall not exceed 2.25%. and investing in schemes other than as mentioned above, तो उसमें 2.0% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये है फंड ऑफ फंड के लिए। क्वेश्चन नंबर 10. The total expense ratio including the investment and advisory fees of an open-ended equity-oriented schemes other than fund of fund and index fund schemes shall not exceed -% of the daily net assets for the first 500 crore. कोई भी ओपन एंडेड इक्विटी फंड के TER डेली नेट एसेट की कितनी परसेंट होना चाहिए फर्स्ट 500 करोड़ के लिए?
अगर ये इक्विटी फंड, इंडेक्स फंड या फंड ऑफ फंड में से नहीं है। तो पहले देख लेते हैं क्लोज एंडेड फंड की टीईआर। इन्वेस्टिंग इन इक्विटी schemes, the TER shall not exceed 1.25%. Investing in schemes other than equity, the TER shall not exceed 1% of the daily net assets. तो अभी देखते हैं ओपन एंडेड फंड की टीआर की चार्ट। तो इसमें देखिए टीआर लिमिट फॉर इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स एंड टीआर लिमिट फॉर नॉन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स। तो ऑन द फर्स्ट ₹500 करोड़ के लिए है 2.25% फॉर इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स, और जो नॉन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स है उसके लिए है 2.00%। तो नेक्स्ट 250 करोड़ के लिए है 2%, और नॉन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम के लिए है 1.75%। तो ऐसे ऐसे जितना जितना AUM बढ़ते जाता है उसका टीआर थोड़ा कम होते जाता है। तो अभी ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। फॉर फर्स्ट 500 crore the TER shall not exceed 2.25% of the daily net assets for an equity oriented scheme. Question number 11. SEBI guidelines stipulate that dividends of any scheme can be paid out of distributable reserves. In the calculation process of distributable reserves, valuation gains are also added into the account. Whether this statement is true or false. सेबी के गाइडलाइंस ये निर्धारित करते हैं कि कोई भी स्कीम का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व से दिया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स की कैलकुलेशन प्रोसेस में वैल्यूएशन गेन्स भी अकाउंट में ऐड किए जाते हैं। ये स्टेटमेंट सही है या गलत? किसी भी स्कीम की इनकम एंड एक्सपेंसेस एक्रूअल प्रिंसिपल के आधार पर किया जाता है। स्कीम्स के पोर्टफोलियो में वैल्यूएशन गेन होता है ऑन पेपर, प्रॉफिट अकाउंट में नहीं होता है। प्रॉफिट अकाउंट में आता है जब सिक्योरिटीज को बेचा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस के लिए ये सब कंसीडर किया जाता है जब कैलकुलेशन करते हैं। सभी अर्न्ड प्रॉफिट बेस्ड ऑन एक्रूअल इनकम एंड एक्सपेंसेस। वैल्यूएशन गेन को इग्नोर किया जाता है। वैल्यूएशन लॉसेस को प्रॉफिट के साथ एडजस्ट किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फॉल्स। वैल्यूएशन गेन को कंसीडर नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12. Entry load of -% is applicable when an investor investing in a close-ended equity-oriented mutual fund. जब कोई इन्वेस्टर क्लोज एंडेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो कितना % एंट्री लोड एप्लीकेबल होता है? पहले म्यूचुअल फंड में एंट्री लोड एप्लीकेबल था, इसलिए म्यूचुअल फंड का सेल प्राइस नैव से ज्यादा होता था। एंट्री लोड इक्वल्स सेल प्राइस माइनस नैव। अगर सेल प्राइस ₹17 है और नैव है ₹15, तो एंट्री लोड होता था 17 - 15 इक्वल्स ₹2। सेल प्राइस मतलब सेल प्राइस ऑफ म्यूचुअल फंड हाउसेस। Nowadays there is no entry loads. सेबी ने एंट्री लोड पर रोक लगा दी है। नाउ सेल प्राइस ऑफ 1 यूनिट इक्वल्स टू नैव। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नील। अभी कोई एंट्री लोड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13. Entry load is banned by SEBI, but schemes are permitted to charge an exit load from the unit holders in the time of redemption within lock-in period. Whether this statement is true or false. SEBI ने एंट्री लोड पर रोक लगा दी है, लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर लॉक इन पीरियड के अंदर यूनिट्स रिडीम करना चाहता है तो स्कीम्स को एग्जिट लोड चार्ज करने की परमिशन है। ये सही है या गलत?
तो एग्जिट लोड है डिफरेंस बिटवीन नैव एंड रीपर्चेस प्राइस। रीपर्चेस प्राइस मतलब रिडेम्पशन या सेल प्राइस बाय इन्वेस्टर। अगर नैव है ₹15 और रीपर्चेस प्राइस है ₹13, तो एग्जिट लोड होगा 15 - 13 = ₹2। म्यूचुअल फंड स्कीम एग्जिट लोड चार्ज कर सकती है अगर कोई इन्वेस्टर लॉक इन पीरियड के अंदर यूनिट्स रिडीम करना चाहता है। तो म्यूचुअल फंड एक सर्टेन पीरियड के पहले इन्वेस्टर को रिडीम करने से डिस्करेज करने के लिए एग्जिट लोड चार्ज करता है। एग्जिट लोड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्कीम्स ऑफ डिफरेंट फंड हाउसेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्रू। Question number 14. Mutual funds are allowed to charge differential exit loads from investors based on the amount of investment. Identify the correctness of this statement. इन्वेस्टमेंट अमाउंट के आधार पर म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर से अलग अलग एग्जिट लोड चार्ज कर सकते हैं। ये सही है या गलत? पहले म्यूचुअल फंड्स अलग अलग एग्जिट लोड चार्ज कर सकते थे और वो पैसा एएमसी यूज कर सकते थे डिफरेंट सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए। अभी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के आधार पर इन्वेस्टर्स के लिए कोई पर्टिकुलर स्कीम में एग्जिट लोड की कोई फर्क नहीं है। परसेंटेज ऑफ एग्जिट लोड इज सेम इरेस्पेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट। इसके अलावा एग्जिट लोड का पैसा इमीडिएटली स्कीम में जमा होता है। एएमसी इसको सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए खर्च नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, फॉल्स। Question number 15. The NAV of a scheme is ₹20. Exit load is 1%. If any investor wants to redeem 1000 units, what is the amount investor shall receive after deduction of exit load? तो यहाँ टोटल यूनिट्स है थाउजेंड्स, एग्जिट लोड इज 1%, नैब है ₹20। तो इन्वेस्टर को कितना मिलेगा आफ्टर रिडम्पशन? तो इसमें हम लोग देख लेते हैं नैब ₹20, एग्जिट लोड है 1%, नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल्स 1000। तो कैलकुलेशन, रिडम्पशन प्राइस पर यूनिट इक्वल्स नैब माइनस एग्जिट लोड। तो नैब ₹20, exit load equals 1% of ₹20, that means ₹0.20. So the redemption price per unit will be 20 minus 0.20 equals ₹19.80. The redemption price for 1000 units equals 19.80 into 1000, that means ₹19,800. तो समरी हम लोग कर सकते हैं, प्राइस ऑफ 1000 यूनिट्स एज पर नैव इक्वल्स ₹20,000, टोटल चार्जेबल एग्जिट लोड इक्वल्स ₹200, 1% ऑफ ₹20,000। तो टोटल रिपर्चेस प्राइस इक्वल्स 20,000 minus 200 equals ₹19,800. So the correct answer is option C, ₹19,800. Question number 16. The accounts of fund need not to be maintained distinct from the accounts of AMC. Whether this statement is true or false. म्यूचुअल फंड्स के अकाउंट्स और एएमसी के अकाउंट्स अलग अलग नहीं भी हो सकता है, ये सही है या गलत? स्कीम्स के अकाउंट और एएमसी के अकाउंट्स अलग अलग होना चाहिए। स्कीम्स के ऑडिटर और एएमसी के ऑडिटर भी अलग अलग होना चाहिए। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 17. NAV, net asset value, for equity and balanced funds is to be calculated up to at least dash decimal places. इक्विटी और बैलेंस फंड के NAV की कैलकुलेशन किस डेसिमल प्लेस तक की जाती है? इंडेक्स फंड, लिक्विड फंड और अदर डेब्ट फंड के लिए NAV की कैलकुलेशन 4 डेसिमल प्लेस तक की जाती है। इक्विटी और बैलेंस फंड के NAV की कैलकुलेशन कम से कम 2 डेसिमल प्लेस तक की जाती है।
तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2 डेसिमल प्लेसेस। Question number 18. The net asset value of the segregated portfolio need not to be declared on a daily basis. Whether this statement is true or false. सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के नैप को डेली बेसिस पे डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ये सही है या गलत? सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो मतलब एक पोर्टफोलियो जिसमें कोई क्रेडिट इवेंट से अफेक्टेड डेब्ट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को अलग से रखा जाता है। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का नैप की कैलकुलेशन भी डेली बेसिस पे होना चाहिए। ये हर स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट और मंथली, हाफ ईयरली एंड एनुअली रिपोर्ट में भी होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉल्स। Question number 19. In case of mutual fund schemes, dividends can be paid out of dash. म्यूचुअल फंड के डिविडेंड्स किस अकाउंट से दिया जा सकता है? सेबी के गाइडलाइंस ये निर्धारित करते हैं कि डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व यानी सरप्लस से किया जा सकता है। सभी पॉसिबल लॉसेस को एडजस्ट करने के बाद डिविडेंड रियल एंड रियलाइज्ड प्रॉफिट से किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस। क्वेश्चन नंबर 20. In which condition AMC can charge TER for a segregated portfolio? AMC किस कंडीशन के दायरे में टोटल एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर सकते हैं सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो से? एएमसी सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो से इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी फीस नहीं ले सकते हैं। प्रोराटा बेसिस पे टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी टीईआर चार्ज कर सकते हैं, वो भी सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट की रिकवरी करने पर। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अपॉन रिकवरी ऑफ द इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 21. As per limits imposed by SEBI, a mutual fund scheme shall not invest more than -% of its asset in 81 and 82 bonds, which is perpetual in nature. सेबी द्वारा लगाई गई लिमिट के अनुसार कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम अपने एसेट का कितना % परपेचुअल बॉन्ड 81 और 82 में इन्वेस्ट कर सकता है? बैंक द्वारा इशूड टायर 1 और टायर 2 परपेचुअल बॉन्ड 81 और 82 नाम से पॉपुलर है। कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम अपनी एसेट का 10% से अधिक इस बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 10%। यही थे 21 MCQs from chapter 7. Hopefully it will be helpful for you. Please check the other videos from link for better understanding. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।